नमस्ते। आवाज मिल रही है? प्रणाम सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते रुकेश। तो आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। पिछले दिन हम लोग एसटी पीजी इन सब चीजों पे बात किए थे। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा जो टेंडरिंग सिस्टम है। वो इन जनरल दो टाइप के टेंडर्स में हम लोग की उससे कम जुड़े हुए हैं। जो लोग टेंडर सेल में है या एस्टिमेट सेल में है उनको इन सब चीजों से अधिक डे टू डे जरूरत पड़ती है। हम लोग थियोरेटिकल पर है। तो दो टाइप के सिस्टम है टेंडरिंग करने का। एक है सिंगल पैकेट सिस्टम और एक है टू पैकेट सिस्टम। सिंगल पैकेट सिस्टम में वो लिमिटेड टेंडर, कोटेशन टेंडर, जितने भी छोटे छोटे टेंडर हैं ऑल आर सिंगल पैकेट सिस्टम, यानी एक पन्ने में पूरा टेंडर फॉर्म भरा जाता है। जो भी चीजें डिमांड करना है, मांगना है, वो आ जाती है। बट कुछ टेंडर ऐसे हैं जो बड़े वैल्यूज के होते हैं। जैसे इस बार सवाल भी पूछा था 70 वाले ने कि टू पैकेट सिस्टम के लिए जो क्रेडेंशियल क्राइटेरिया है कितने पैसे की है। तो इन जनरली रेलवे में मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर का जो टेंडर होगा उसमें टू पैकेट सिस्टम है। टू पैकेट सिस्टम का मतलब ये है कि जो टेंडर डालने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं वो दो इन्वेलप डालते हैं। दिस इज द इन्वेलप वन, इन्वेलप वन और इन्वेलप टू। इसमें टेक्निकल चीजें रहती है। टेक्निकल जो डिमांड है, टेक्निकल चीजें हैं या जो कॉमर्शियल टाइप की चीजें हैं, ये इस पे रहता है। यानी जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का है तो उसके पास मशीन है कि नहीं, मशीनरीज है कि नहीं, एसेट्स है कि नहीं, टेक्निकल ज्ञान है कि नहीं, पिछले कुछ वर्क जो करना है वो सब है कि नहीं। इसके बाद सेकेंड वाला होता है फाइनेंशियल। पैसा का क्या पोजीशन है उसके पास। अब 100 करोड़ का टेंडर ले लिया और उसके पास पैसा ही नहीं है तो वर्क टारगेटेड टाइम में पूरा नहीं कर पाएगा। अब पैसा तो है लेकिन कोई ज्ञान नहीं है उसके पास। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको नॉलेज होना चाहिए। जो सिमिलर वर्क वो करने जा रहा है वो सिमिलर वर्क का जो नेचर हम लोग ने पढ़ा, 30% का 3, 40% का 2 या 60% का एक वर्क वो सक्सेसफुली पूरा किया है। दैट इज द टेक्निकल क्रेडेंशियल। तो अगर वो पूरा पूरी हो गया है तो ही दूसरा पैकेट खोला जाएगा। नहीं तो जो टेंडर कमेटी है उसको पूरा का पूरा रिटर्न कर देगी कि नहीं आप इस लायक नहीं है। या फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यानी टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, उनके अप्रूवल पे इनको बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये दो टाइप के टेंडरिंग सिस्टम है आपके पास, सिंगल टेंडरिंग सिस्टम एंड टू पैकेट। तो सिंगल तो हम लोग को पता है, एक इन्वेलप आता है, एक फॉर्म आता है जहां पे ईएमडी डाल के यानी अर्नेस्ट मनी डाल के कोई भी टेंडर भर सकता है। टेंडर भरने के बाद अगर वो L1 हुआ तो फिर उसके साथ में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो लिया जाएगा, पीजी लिया जाएगा और अपना जो भी काम है वो चलेगी। वो सब चीजें हम लोगों ने देख लिया। सिंगल पैकेट सिस्टम और टू पैकेट सिस्टम में पुराने डाटा नए डाटा में एक डिफरेंस आया है कि जो सिंगल पैकेट सिस्टम की टेंडरिंग होती है उसको 45 डेज वैलिडिटी उसकी रहती है टेंडर डालने की। और जो टू पैकेट सिस्टम है इसकी 60 डेज होती है। पहले ये 90 डेज था और ये 60 डेज था। अब ये ओनली 45 डेज है और ये 60 डेज है वैलिडिटी की। टेंडर की जो वैलिडिटी होती है, टेंडर की वैलिडिटी होती है, ठीक है। और मिनिमम जो सिंगल पैकेट टेंडर का है वो 21 डेज है। कोई भी टेंडर निकला उसको 21 दिन तक रखना है। और कोटेशन टेंडर जो है वो मिनिमम 7 डेज तक है। क्योंकि ये इमरजेंसी होती है इसलिए इसको कम समय में निपटाया जाता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं जो ध्यान में रखना है, नॉट स्पेशली फॉर पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडरिंग। अगर आप जीसीसी पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, ध्यान होगा तो जीसीसी अभी अपडेटेड है 2020 वाली। जो बड़ी अपडेटेड जीसीसी चल रही है उसमें भी कुछ कुछ कोरोना के बाद से आ गए हैं। ये क्या बोलते हैं उसको, अमेंडमेंट। बट इन जनरली 2020 वाली जीसीसी चल रही है। जीसीसी होता है जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कई बार इसका फुल फॉर्म। सर मेरा एक सिंगल पैकेट टेंडर वाले में क्वेश्चन था। हाँ बोलिए ना।
सर ये कह रहे हैं कि यदि सिंगल पैकेट टेंडर यदि खोलते हैं और उसमें L1 जो है टेक्निकली वायबल नहीं है, सूटेबल नहीं हो रहा है, तो और 50 लाख तक का टेंडर है सर, 50 लाख तक डायरेक्ट एक्सेप्टेंस है, तो सर L2 या L3 क्वालिफाई हो रहे हैं तो क्या सबसे उसमें टीसी सबसे बनाने की जरूरत है सर? सबसे सबसे पहला चीज तो ये है कि 50 लाख से नीचे तक का वर्क जितना अप टू 50 लाख वर्क में कोई क्रेडेंशियल नहीं मांगा गया है एज पर रूल। एज पर जीसीसी 50 लाख तक वर्क के लिए कोई टेक्निकल या फाइनेंशियल क्रेडेंशियल नहीं है कि आप इतना काम 3 साल किए हो, आप इतना 2 साल के 1 साल के हो, नहीं है। बट कुछ कुछ जोन में पीसीएसटी का लोकल सर्कुलर है जहां पे वो कहता है नहीं हमारा ये काम एक स्पेशल टाइप का है तो मुझे चाहिए, बट एज पर जीसीसी नहीं है, पहली बात। दूसरा बात है जो टीसी की जहां तक बात आती है कि कोई भी कर्म में टेक्निकली उसको टीसी करना है या नहीं करना है, दैट विल 2 टर्म में होते हैं। पहला टर्म तो ये है कि टेक्निकल में कोई टीसी नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर टेक्निकली कोई अनफिट है, काम नहीं कर पा मतलब जो डिमांड की गई है और वैसा काम उन्होंने नहीं किया है, तो टेक्निकल में टीसी नहीं होता है। इन जनरल जो सिंगल पैकेट सिस्टम में टीसी की बात जहां तक आती है वो फाइनेंशियल में होता है। फाइनेंशियल यानी कि L1 ही है फर्स्ट मान लीजिए, बट 18% एबव है और ऑन द रेट से, तो इसको टीसी के लिए बुलाया जा सकता है कि आप L1 हैं बट जो एबव रेट है दैट इज टू मच मोर, कम करो इसको। एक ये भी हो सकता है। दूसरा अगर L1 किसी कारण से हटता है तो L2 को टीसी के लिए बुलाया जा सकता है, बट अगर उसकी रेट, तो नॉर्मली सिंगल पैकेट सिस्टम में जो टीसी की बात आती है वो ओनली फाइनेंशियल के आता है, और जो 2 पैकेट सिस्टम है उसमें टीसी टेक्निकल के लिए भी होती है, बिकॉज कि उसमें बहुत अधिक टेक्निकल चाहिए। तो अब मान लिया जाए उसको लग रहा है टेंडरिंग सिस्टम को कि टेक्निकल सिस्टम में ये 100 करोड़ का काम है, इसके पास इतने एसेट होने चाहिए, उस हिसाब से उसके पास 20% एसेट है, तो उसको बुलाया जा सकता है। अगर तुम एसेट बढ़ाने में पूंजी खर्चा करोगे तो हम तुमको दे सकते हैं। तो इन जनरली सिंगल पैकेट सिस्टम में टेक्निकल टर्म्स के लिए टीसी जहां तक मेरी जानकारी है नहीं होती है। जो भी टीसी होती है वो पर पैसे के मैटर पे होती है, फाइनेंशियल पर्पज से, और वो 50 लाख तक कोई क्रेडेंशियल का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई टीसी की जरूरत नहीं पड़ती है एज पर जीसीसी। ठीक है सर जीसीसी में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सर दिया है, जैसे टर्नओवर 35% होना चाहिए और एक्सपीरियंस उसमें मतलब उसका फाइनेंशियल क्राइटेरिया 35% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उसका होना चाहिए। 3 टाइप से हैं। 3 टाइप में ये दिए हैं कि इन लास्ट 7 इयर्स में 3 सिमिलर वर्क ऑफ 30% वैल्यू, जितना पैसा का वो टेंडर है उसके 30% वैल्यू का 3 सिमिलर वर्क वो लास्ट 7 साल में पूरा किया है, या 2 सिमिलर वर्क ऑफ 40% वैल्यू ऑफ दिस टेंडर, और या फिर 1 सिमिलर वर्क ऑफ 60% वैल्यू, ये पिछले 7 सालों में पूरा किया है। तो टेक्निकल क्रेडेंशियल जो है यही है किसी टेंडर को मतलब टेंडरर को एक्सेप्ट करने के लिए। आप L1 है लेकिन आपकी टेक्निकल क्राइटेरिया ये वाली होनी चाहिए इन जनरल। ओके सर। नेक्स्ट थिंग्स, जीसीसी इज द जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह में कुछ चीजों के लिए एससीसी भी होता है। व्हाट इज द एससीसी? कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो वही है, एस वर्ड फॉर स्पेशल। कुछ कुछ चीजों के लिए स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी उसमें आते हैं। तो वो अलग अलग वर्क के लिए, जैसे इंजीनियरिंग वर्क के लिए कुछ स्पेशल चीजें हैं, जनरल तो सबके लिए कॉमन है, बट उसके अलावे अकॉर्डिंग टू अलग अलग टेक्निकल वर्क उसके कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ अलग अलग भी उसमें जोड़े जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एससीसी। जो पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडरिंग है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पैकेट सिस्टम? To access the tenders technically without being influenced by the financial bids, 2 packet system shall be adopted.
wherein tender documents provide for the same. अभी मान लिया जाए कि एक 100 करोड़ का टेंडर था, एक आदमी ने लिखा एड पर, एक ने दिया मोर देन 10%, एक ने दिया मोर देन 20%। अगर सिंगल पैकेट टेंडर होगा तो जीसीसी जो कहती है रेलवे की बायलॉज कि जो फाइनेंशियली L1 है उसको ले लो। अब टेंडर 100 करोड़ का है, टेक्निकली मुझे पूरा का पूरा EI स्टेशन इंस्टॉल करना है और उसको टेक्निकली कोई एक्सपीरियंस नहीं है, छोटा मोटा काम किया है, कहीं पे BSNL का किया है या कोई और सिविल वर्क किया है, मैकेनिकल वर्क किया है, ROH में काम किया है, सिग्नलिंग काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दैट टाइम में अगर हम उसको L1 पे दे देते हैं टेंडर, तो ये पक्का है कि उस वर्क को सक्सेसफुली नहीं कर पाएगा ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सिंगल पैकेट सिस्टम में वो वैसा टेंडर गड़बड़ हो जाएंगे। छोटे मोटे टेंडर लोग कर लेते हैं अरेंज करके। तो यहाँ पे क्या किया गया, बोला इसको 2 पैकेट करो। सबसे पहला पैकेट में उसका टेक्निकल क्रेडेंशियल ले लो, यानी वो ऐसा 3 सिमिलर वर्क किया, 2 सिमिलर वर्क किया, या उसके साथ में जो स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि EI वर्क किया कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का किया कि नहीं, जो बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर वो सही है जिसका, तीनों पैकेट खोलो भाई। अभी ये नहीं देख रहे हैं कि L1 कौन है, L2 कौन है, पैसा देख ही नहीं रहे हैं। इस तीनों में मुझे लगा कि ये पार्टी जो है, ये कंडीशन जो है हमारा SCC और GCC को फुलफिल कर रहा है, तो फिर इसका फाइनेंशियल हम खोलेंगे। इसका फाइनेंशियल ही नहीं खोलेंगे। ऐसे 2-3 आदमी जो टेक्निकल वाले हैं, उस 2-3 टेक्निकल क्रेडेंशियल वाले का हम सेकंड पैकेट खोलेंगे, दैट इज फाइनेंशियल। अब उसमें देखेंगे L1 कौन है, जबकि अब बाकी जो है दूसरे का हम फाइनेंशियल जो पैकेट है वो खोलेंगे ही नहीं। सो इससे फायदा ये होता है कि आप पे पैसे का इन्फ्लुएंस नहीं आता है, क्वालिटी ऑफ वर्क की इन्फ्लुएंस अधिक होती है। पहले आपने उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क देखा, एक्सपीरियंस देखा, अनुभव देखा, टेक्निकल क्रेडेंशियल देखा, फिर पैसे की बात ही आई। ठीक है, तो दैट इज द टू एक्सेस द टेंडर्स टेक्निकली विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंशियल बिड्स। पैसे के प्रभाव से दूर रख के आप टेक्निकली उसको पहले चूज कर रहे हैं कि यस ये ओके है करने के लिए। ठीक है, next things, in the case of 2 packet system, the tender shall kept the offer open for a minimum period 16 days. That is also a question. जो ऑफर हम देते हैं टेंडरर को, वो 60 दिनों का ऑफर होता है टू टेंडर डालने के लिए, और सिंगल पैकेट सिस्टम में ये 45 डेज है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होइएगा कि पहले ये 90 डेज था 2 पैकेट सिस्टम और ये 60 डेज था, तो बहुत जगह ये लिखा मिल सकता है, पर 2020 या उसके बाद आया है कोई अमेंडमेंट, कोरोना के टाइम में ये घट गया है। यानी nowadays पीरियड ऑफ 2 पैकेट सिस्टम की ऑफरिंग 60 डेज है, सिंगल पैकेट सिस्टम इज द 40 डेज। दैट इज आल्सो ए क्वेश्चन। 2 पैकेट सिस्टम यानी 2 सील्ड एनवेलप देगा, ये तो पक्का पता है। अब सवाल ये आ सकता है कि पहला एनवेलप किसके लिए, दूसरा एनवेलप किसके लिए। फर्स्ट एनवेलप इज द टेक्निकल एंड कमर्शियल ऑफर। फर्स्ट इन्वेलप जो है, फर्स्ट इन्वेलप में जो हम लेते हैं, फॉर्म भरवाते हैं उससे, दैट इज द टेक्निकल एंड कमर्शियल ऑफर। जो भी उसके पास टेक्निकल क्रेडेंशियल है या कमर्शियल क्रेडेंशियल है, वर्क एक्सपीरियंस है, वो वाला। फॉर स्क्रूटनिंग द कैपेबिलिटी ऑफ पोजीशन ऑफ एप्रोप्रिएट प्लांट एंड मशीनरी, उसके पास टूल्स है कि नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड एक्सपीरियंस ETC, ये सब चीज चेक करने के लिए उससे हम कमर्शियल और टेक्निकल चीजें ले लेते हैं पहला पैकेट में। पहला पैकेट जब खोलेगा तो जो आपके टेंडर कमेटी हैं उनको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति इस काम को करने के लायक है कि नहीं। देन सेकेंड पैकेट, बोथ इंडिविजुअली सील्ड पैकेट, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल शुड बी सील्ड इन वन एनवेलप। सेकेंड कवर इज द फाइनेंशियल ऑफर। जी सर, मेरा एक कंफ्यूजन है। मैंने ये पढ़ा है कि जो टेक्निकल क्राइटेरिया है उसको डिसाइड करने का पावर जो है वो PCST को होता है। जो टेक्निकल क्राइटेरिया है उसको डिसाइड करने का या जो भी करने का पावर होता है वो होता है PCST के पास। मतलब जो अपना टेक्निकल हेड होता है, तो अपना टेक्निकल हेड कौन होता है? PCST। बट तो सर मैं थोड़ा ये कंफ्यूज हो गया
कि अगर पावर पीसीएसटी के पास है तो उसके लिए मतलब टेंडर कमेटी, टेक्निकल के लिए भी टेंडर कमेटी होती है, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, ये आपका जो क्वेश्चन है मैं समझ गया, बट पक्का तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर आएगा कि पीसीएसटी को ओवरऑल पावर बनाया जाता है कि आप अपने जोन में जो एससीसी बनेगा, स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसएनटी की ईआई का काम है 100 करोड़ का, उसमें क्या क्या स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली आप ले रहे हैं, आप टेक्निकल क्या क्या चीजें उसमें जोड़ रहे हैं, वो पावर पीसीएसटी का है। जो विशाल जी के पहले क्वेश्चन में मैंने बताया, उनका कहना था सर 50 लाख से कम है, उसमें टीसी क्या होगा, एज पर जीसीसी 50 लाख तक कोई क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं है। आप हमारे रेलवे में आइएगा एससीआर में, यहाँ पे पीसीएसटी का कभी का सर्कुलर है, यानी पीसीएसटी सर्कुलर है, उसमें उन्होंने 50 लाख से नीचे के भी कॉन्ट्रैक्ट पे टेक्निकल क्रेडेंशियल रख दिया है कि भाई हमारा एसएनटी का वर्क वही बंदा लेगा जिन्होंने एसएनटी का कुछ भी काम किया है। तो बट एज पर जीसीसी नहीं है, लेकिन एससीसी है, सेम थिंग्स है। 2 पैकेट सिस्टम हो या जितने भी टेंडर हो, टेंडर की जो फुल पावर होती है टेक्निकल अथॉरिटी, वो आपके पीसीएसटी को है। तो पीसीएसटी के तरफ से जो एससीसी आती है, स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये सब चीजें बखान रहता है। तो दैट इज पावर इज पीसीएसटी, बट उसका जो अथॉरिटी है जो इसको स्क्रूटनी करेगा, दिस स्क्रूटनी अथॉरिटी इज द टेंडर एक्सेप्टेंस टेंडर ये कमिटी, टेंडर कमिटी। 3 मेंबर होते हैं, मिनिमम 3 मेंबर, एक फाइनेंस से यानी अकाउंट से, एक आपका सिग्नल से, और एक किनको डालता है, एक और रहता है कोई। 3 मेंबर मिनिमम होते हैं जो एक सर मदर ब्रांच से होता है, मतलब इंजीनियरिंग का रहेगा, एक हाँ, मदर ब्रांच से ऐसा किसी को ले लेगा जिसको सिस्टर ब्रांच बोलते हैं शायद, जैसे इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल का, किसी का ले लेगा। एक फाइनेंस से पक्का है, वहां से एक रहेगा, एक सिग्नल से रहेगा, और मतलब जिस ब्रांच का टेंडर है वो रहेगा, तीसरा कोई एक सिस्टर ब्रांच रहेगा। ये तीनों मिलकर टेंडर कमेटी है, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। टेंडर कमेटी इज नॉट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ये स्क्रूटनी कमेटी है एक तरह से, ये देख के स्क्रूटनी करके बताएगा कि हाँ दैट इज ओके। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वही है जो टेंडर का प्रपोजल किया, जैसे जोन से अगर पीसीएसटी का टेंडर है तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी पीसीएसटी है, रेलवे बोर्ड की टेंडर है तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी इज द रेलवे बोर्ड, सीनियर डीएसटी टेंडर फ्लोट किए हैं तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी इज द सीनियर डीएसटी। ठीक है, तो आपके सवाल में वही चीजें आती है कि पीसीएसटी पावर है, क्योंकि कोई भी टेक्निकल क्रेडेंशियल के जो भी स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो जोनल वाइज होती है, और उसका पावरफुल 100% पावर है पीसीएसटी को। ठीक है, तो आपके हिसाब से वो चीजें आ जाती है, लेकिन इसकी जो स्क्रूटनी करने वाले हैं दैट वाज द टेंडर कमिटी, वो टेंडर कमिटी है। और टेंडर कमिटी जी सर एक कंफ्यूजन फिर आया। हाँ, बताइए ना जी। सर जो जीसीसी आपने मतलब क्या बोलते हैं स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हाँ, ये जरूरी नहीं है सर कि गाइडलाइन हो, मतलब उसकी उनकी मतलब पीसीएसटी की गाइडलाइन होना जरूरी नहीं है। अगर आप डिवीजन में हैं और आप कोई काम करा रहे हैं, मतलब सीनियर डीएसटी कोई काम करा रहे हैं और उनको ये लगता है, जीसीसी के अलावा भी उनको ये लगता है कि जीसीसी में कुछ बदमाशी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ तो जोड़ वो सकते भी हैं। अपने टर्म्स कंडीशन डाल सकते हैं। हाँ नहीं ठीक है, वो मैं समझ गया आपकी बात। भाई पीसीएसटी का नाम इसलिए कि जोनल में हेड वही होते हैं, बट जो जी, जी। टेंडर कमिटी मतलब ये है, क्या बोलते हैं उसको, ऑथराइज्ड ऑफिसर जिन्होंने टेंडर फ्लोट किया, या टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो है, जिनको हम टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी बोलेंगे, जो जी, है जी, जी। वो एससीसी में कुछ भी जोड़ घटा सकते हैं, बट नॉट बायपास द जीसीसी, बट जीसीसी को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं कि वो जीसीसी को फुल्ली ये कर देगा, बायपास कर देगा। जी नहीं जी सर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना सर, हाँ एक एग्जांपल ये देता हूँ कि एक जीसीसी में एक टेंडर है क्लीनिंग का, हाउसकीपिंग का। हाँ हाँ हाँ, हाउसकीपिंग में क्या है, ट्रेनिंग सेंटर भी आता है, स्टेशन भी आता है और हॉस्पिटल भी आता है। बिल्कुल। अब कोई आदमी जिसने ट्रेनिंग सेंटर में हॉस्टल में काम किया है, उसको अगर हॉस्पिटल का मिल जाता है टेंडर मान लो, तो फिर उसमें वो मतलब
स्पेशल टर्म्स कंडीशन डालने पड़ेंगे, नहीं तो बदमाशी कर देगा ये। हाँ, मतलब जहां तक मैं समझ क्योंकि पाया हूं। क्योंकि वो ट्रेनिंग सेंटर की क्लीनिंग को हॉस्पिटल में लागू कर देगा, जबकि वहां थोड़े डिफरेंट है। हाँ जी जी। उसके तो उसके जो ये जब डॉक्टर के हाँ, पास जाएगा, जी जी जी, तो हाँ, वो स्पेशल उसके कंडीशन डालेंगे कि भैया क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसा करना है। उसके जो गार्बेज है वो डिफरेंट कैटेगरी के हैं, वो येलो ग्रीन जी रेड क्या क्या होता है, डिफरेंट है। ट्रेनिंग जी सेंटर में जी ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ गीला और जी सूखा है। यहाँ पे दो जी ही जी होते हैं आपके, एक जी। ड्राई वाले एक वेट वाले। बट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो 2-3 कैटेगरी में बट जाता है, तो सबको अलग अलग बायोलॉजिकल वेस्ट आ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ कुछ। सबको अलग अलग वो है ट्रीटमेंट करना हॉस्पिटल है। का, जी जी बिल्कुल सही बोले, उसको अलग अलग ट्रीटमेंट करना है, तो वो एससीसी में डाल दिया जाता है कि आपको ऐसे काम करना है। बिल्कुल। जी जी जी। तो ये लेकिन सब बलराम सर, वो 50 लाख वाले में तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, वो तो टेक्निकल तो कुछ है ही नहीं उसमें। नहीं तो उसमें तो टेंडर कमेटी की भी जरूरत नहीं है, जब तक कोई मैं स्पेशल बता गाइडेंस ना हो। मैं बता रहा हूँ कि 50 लाख वाले में भी थियोरिटिकल नहीं है, बट प्रैक्टिकल बहुत सारे जोन में पीसीएसटी के एससीसी के हिसाब से टेक्निकल मांग लिए जाते हैं। तो फिर उसको आप ना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीसीएसटी इज द फुल पावर। पीसीएसटी का सर्कुलर फुल पावर हो जाता है, वो डिमांड कर सकता है। फॉर प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे जोन में आइएगा, मेरे यहाँ ही लागू है। यहाँ 50 लाख से नीचे के लिए भी टेक्निकल क्रेडेंशियल आपको देना पड़ेगा। और सर एक चीज और पूछना था मुझे, ये टेंडर कमेटी सर नॉमिनेट कौन करता है? जो टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वो बनाते हैं। एवरी टेंडर में टेंडर कमेटी अलग अलग होते हैं, और जो जैसे आपके यहाँ सीनियर डीएसटी फुल पावर में है तो वो बनाएंगे, जिसमें ये मैंडेटरी है कि एक आपके डिपार्टमेंट का रहेगा, दैट इज नॉट बिलो। इन जनरली वो फाइनेंशियल पे चलता है, पैसे पे चलता है, बट नॉट बिलो टू द सीनियर स्किल लेवल यानी डीएसटी लेवल। सेम एक डिपार्टमेंट एक रहेगा फाइनेंस से यानी अकाउंट से, जिसको डीएफएम या एएफए बोलते हैं, डीएफएम। और तीसरा आपका एक सिस्टर डिपार्टमेंट होगा। सिस्टर डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल, एसएनटी का सिस्टर डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल आता है, इंजीनियरिंग आता है, और शायद मैकेनिकल भी आता है मेरे। स्टोर्स भी है सर? हाँ वही तो इनमें से कोई एक जो है उठ के यहां से रहेगा। और ये एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी नहीं है, ये ओनली स्क्रूटनी करने वाले हैं। यस, ये 5 में सर हमने किया, इसमें दैट इज गुड, इसको आप ले सकते हैं। अब ये एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का पावर है सीनियर डीएसटी का, लेगा या फिर कहेगा कि नहीं ठीक है इसको खत्म करो, हम दूसरा टेंडर निकालेंगे। वो ये ऐसा वो एक तरह से बॉन्डेड नहीं है कि टेंडर कमेटी अगर फाइनलाइज कर दिया तो हमको लेना ही लेना है। होल एंड सोल पावर इज द सीनियर डीएसटी जोन में पीसीएसटी। और सर ठीक है, एक क्वेश्चन और था सर, इसे क्या एसएस ग्रेड टेंडर कर सकता है? यदि एसएस ग्रेड टेंडर कर रहा है तो तब कौन एक्सेप्टिंग होगा, या टेक्निकल टीसी कौन होगा? देखिए एसएस ग्रेड टेंडर तभी कर सकता है जब उसको अथॉरिटी दिया हुआ है, यानी ऑथराइज्ड ऑफिसर वो है। जनरली एसएस ग्रेड जो है सीनियर स्केल जो आपके हैं, इनको अगर अथॉरिटी यानी फाइनेंशियल पावर दिया रहता है तभी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ये बन सकते हैं। तो उसके बाद भी इनके पास लिमिटेशंस हैं, जो हम लोगों ने पीछे एसओपी में देखा था 50 लाख या समथिंग तक इनके पास है। उसके ऊपर अगर चला जाता है तो फिर इनके पास से पावर हट जाती है। तो ऐसे कुछ हैं, बट वो भी इनको फाइनेंशियल पावर मिला रहता है, जिसको क्या बोलते हैं वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज। ओके, अगर उसको मिला है तो अगर वो किसी सीनियर डीएसटी के अंडर में काम कर रहे हैं तो दैट इज द फाइनेंशियल पावर बाय द चेयर इनके पास आ जाता है, और इनको देना पड़ता है रिटर्न में कि आप इसके ऑथराइज्ड हैं, आप करिए। दैट इज टू थिंग्स। ये बाय द चेयर है, जो इस आदमी आएगा सारा पावर इसके पास बाय द चेयर आएगा। इनको बाय द चेयर नहीं मिलता है, इनके पास कंडीशंस हैं जिसके थ्रू कुछ मिल सकता है, ठीक है, तब वो करने के ऑथराइज्ड है। यानी एक तरह से ये पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाता है कि आप करेंगे इतना, इस लेवल तक आप करेंगे, बट उसमें भी एसओपी के बाहर नहीं जाएगा। जो सीनियर स्केल की एसओपी है, सीनियर डीएसटी की एसओपी है, जेएजी की एसओपी है, उस एसओपी से बाहर नहीं। जैसे आपके पीसीएसटी की एसओपी है 2.5 करोड़, जो जीएम के पावर में आता है। पीसीएसटी भी एसएनटी जीएम ही कहलाते हैं। तो इसके ऊपर पीसीएसटी टेंडर अप्रूव नहीं करेंगे, इनके पास इतनी अथॉरिटी रहती है। जीएम फुल पावर है, जो पीएचओडी है ये 2.5 करोड़ तक ही है। तो इस तरह से एसओडी बोलते हैं, एसओपी को आप बियॉन्ड एसओपी नहीं जाएंगे, एसओपी के अंडर काम करेंगे, और
कुछ को बाय द चेयर मिलता है और सीनियर स्केल को पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ता है बाय रिटर्न। ओके, नेक्स्ट हम लोग इस पे थे सेकंड कवर पे, फाइनेंशियल सेकंड कवर टेक्निकल बीट अगर एक्सेप्ट हो गया, इफ द ऑफर ऑफ द फर्स्ट पैकेट आर फाउंड एक्सेप्टेबल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, द सेकंड पैकेट शैल बी ओपनड एंड द टेंडर शैल बी प्रोसेस्ड फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ द नॉर्मल। सेकंड पैकेट इज द फाइनेंशियल ऑफर, जो L1 L2 L3 की बात आती है वो वाला। इफ द फर्स्ट पैकेट इज नॉट एक्सेप्टेबल from the tender committee, the second packet of such tender will be returned to the party without open। देखना ही नहीं है वो कितना पैसा ऑफर किया है, देखना ही नहीं है। अगर टेक्निकल बीड नहीं समझ में आया, टेक्निकल बीड टेंडर कमेटी को लगा कि नहीं है उस लायक, तो वो फाइनेंशियल बीड उसका बिना देखे रिटर्न कर देगा। However, if the tender committee feels clarifications regarding design, specification, etc., मतलब regarding technical bids, required based on the first packet, discussions shall be held with each tenderer separately after obtaining the approval of competent authority. In generally, this competent authority is only tender accepting authority. जो टेंडर को एक्सेप्ट करने वाला अथॉरिटी है वही ये सब परमिशन देगा टेंडर कमेटी को कि ठीक है बुला के उससे बात करो, जिसको आप हम लोग लैंग्वेज में टीसी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करें। When two packet system is adopted, ये इस बार का क्वेश्चन दिया आपके यहाँ। कोई भी टेंडर अगर एवं 10 करोड़ है तो मैंडेटरी है कि 2 पैकेट ही होना है। टेक्नो इकोनॉमिक इवोल्यूशन फॉर ऑल वर्क्स कंटेंट टेंडर्स रिक्वायर टेक्नो इकोनॉमिक इवोल्यूशंस एवं आर 10 करोड़ मैंडेटरी। इफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टेंडर इज वैल्यूड ओवर एंड एवर 10 करोड़, तो इसको हमको करना है 2 पैकेट सिस्टम में। बट एक्सेप्शंस है इन केस वेयर रीजंस फॉर नॉट फॉलोइंग 2 पैकेट सिस्टम शुड बी रिकॉर्डेड विद अप्रूवल ऑफ नॉट बिलो द एसएजी लेवल। बट कुछ ऐसे उसमें कंडीशंस हैं कि टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को लगता है कि हम इसको 2 पैकेट ना करें, सिंगल पैकेट लें, तो अप्रूवल लेना पड़ेगा नॉट बिलो ऑफ एसएजी लेवल, यानी इन जनरली डिवीजन में डीआरएम का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम इसको सिंगल पैकेट करें, और साथ ही साथ कॉन्क्रुएंस ऑफ एसोसिएट फाइनेंस, यानी जो डिवीजन में है तो डीएफएम के यहाँ, जोन में है तो पीएफए के यहाँ फाइनेंस कॉन्क्रुएंस देना पड़ेगा कि हम इसको 2 पैकेट के रेंज में जा रहा है, मोर देन 10 करोड़ में जा रहा है, बट ड्यू टू सम दिस कंडीशंस इसको हम सिंगल पैकेट टेंडर करना चाहते हैं। तो दैट इज क्वेश्चंस कि एक तो 10 करोड़ से ऊपर मैंडेटरी है कि आप 2 पैकेट में जाइए, बट आपको सिंगल पैकेट करना है तो एसएजी लेवल या उससे ऊपर से अप्रूवल लेना है एंड फाइनेंस कॉन्क्रुएंस करना है। एक सवाल मैंने खूब देखा पूछ रहा है कि अगर किसी कंडीशंस में ये नहीं लिखा है कि फाइनेंस कॉन्क्रुएंस नॉट रिक्वायर्ड, कोई कंडीशंस ऐसे हैं जिसके बगल में ये सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है कि फाइनेंस कॉन्क्रुएंस नॉट रिक्वायर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि फाइनेंस कॉन्क्रुएंस नॉट रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चीज के लिए फाइनेंस कॉन्क्रुएंस लेना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया एंड द कॉन्क्रुएंस ऑफ एसोसिएट फाइनेंस, मान लीजिए ये नहीं लिखा है, तो इसके बाद आपको फाइनेंस कॉन्क्रुएंस लेना है। अगर यहाँ लिख देता एंड द कॉन्क्रुएंस ऑफ एसोसिएट फाइनेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, तभी आपको कॉन्क्रुएंस फाइनेंस के साथ नहीं करना है। तो ये सवाल भी बहुत बार पूछते हुए देखा, तो ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं लिखा है कि फाइनेंस कॉन्क्रुएंस चाहिए तो लेना ही लेना है, अगर लिखा है कि नहीं चाहिए तो ना लेना है, और कुछ नहीं लिखा है तो हाँ है। ठीक है, मौन स्वीकृति धारणा कि अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वो हाँ है, लेना है। For tender valued beyond the tender acceptance power of SAG, DRM, ADRM, CWM, a decision of the executive not below HAG
each consultant with FANC will be required. जो SAG के लेवल से ऊपर है एज पर SOP, टेंडर का जो वैल्यू है, अगर वो एक्सेप्टेंस पावर SAG, DRM, ADRM, CWM इससे ऊपर है तो आपको HAG के साथ में ये परमिशन लेना पड़ेगा कि हम इसको सिंगल पैकेट करें और उसके साथ कंक्रुएंस होगा FANCA होगा, यानी कि जोनल में चली गई। जो डिविजनल SAG के पावर से एबव है यानी जोनल में चला गया टेंडर, PCST के पास चला गया, तो PCST के जो लेवल के अधिकारी हैं HAG PCST लेवल जो है उसको परमिशन देगा विद कंक्रुएंस ऑफ PCST लेवल के जोनल लेवल के FANCA होगा। जो 10 करोड़ से नीचे का टेंडर है decided by the tender inviting authority with the concurrence of finance keeping in the mind that is the para 1 सुप्रीम। ये बोलता है कि 10 करोड़ से ऊपर है तो 2 पैकेट है और 10 करोड़ से नीचे है तो 2 पैकेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, मैंडेटरी नहीं है कि करना ही करना है, लेकिन 10 करोड़ से ऊपर में मैंडेटरी है करना है, नहीं करने के लिए इतने सारे उसको प्रोसेस झेलना पड़ेगा। बट 10 करोड़ से जो कम का टेंडर है उसको सिंगल पैकेट भी कर सकता है, 2 पैकेट भी कर सकता है, किसी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। और अगर 10 करोड़ से का प्रोजेक्ट है या उससे ऊपर ही है लेकिन वर्ल्ड बैंक से नौकरी लोन पे काम हो रहा है, प्रोजेक्ट इज कवर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक लोन, देयर आर नो नीड ऑफ 2 पैकेट सिस्टम, तो 2 पैकेट सिस्टम के लिए अप्लीकेबल वो नहीं है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, बट नॉट अप्लीकेबल अगर ऐसा वर्ल्ड बैंक से लोन लेके काम किया जा रहा है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो टेंडर साइन हो रही है उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करने का पावर किसको है? सिंपल याद रखिएगा, टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं द इंजीनियर ऑन बिहाफ ऑफ द रेलवे shall be entitled to writing to large excited diminished, बाकी कहानी मैंने लिख दिया है, काम का जो भी होता है, और reduce the work or make any alteration in their design, character, position, site, quantities, dimension or in the method of their execution combination, जिसको हम बोलते हैं SCC, स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें डालता निकालता है, कुछ भी चीजें जोड़ना घटाना करना रहता है। ये पावर है जो टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, जिसको हम इंजीनियर इंचार्ज भी बोलते हैं, इन द इंजीनियर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जो मॉडिफिकेशन टेंडर में होना है कॉन्ट्रैक्ट में, वो उसी का पावर है जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है टेंडर का। ठीक है, और मटेरियल मॉडिफिकेशन भी बहुत बार पूछा है, सेम चीज वहां भी है, वो भी एक्सेप्टेंस टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, जिन्होंने टेंडर एक्सेप्ट किया है या जो बाय द चेयर होती है नॉर्मली, उन्हीं की कंडीशंस में है कि मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो या मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल हो सकता है। एक सवाल खूब पूछता है, 70 में इस बार भी पूछा और पहले भी पूछा है, हमारे पास वेरिएशन का भी प्रोसेस है, हम 25% वेरिएशन करते हैं, लेस देन 50% भी करते हैं, और अप टू लेस देन 100% भी करते हैं, अप टू 100% भी करते हैं। 25% जो पावर है 25% वेरिएशन का, ये जो टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी था, इन जनरल एग्जांपल के तौर पे कहिए कि आपके डिवीजन का टेंडर है तो सीनियर डीएसटी टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, 25% वेरिएशन का पावर उसके ही पास है। लेस देन 50% यानी नॉर्मली 49% तक आता है, यहां तक पावर है एसएजी का, यानी दैट इज डीआरएम, डिवीजन में डीआरएम। 25% वेरिएशन जो टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी था, इन जनरल सीनियर डीएसटी वो कर सकते हैं। 25 से ऊपर का वेरिएशन जाना है तो डीआरएम का अप्रूवल लेना पड़ेगा अप टू 50%। उसके बाद 100% जीएम का पावर है, 100% और मोर 100% जीएम नहीं कर सकता है, 99 तक कर सकता है, अप टू 100% 99.5 कर सकता है, और 100% रेलवे बोर्ड या उससे ऊपर में जो भी अब चेंजिंग होना है, रेलवे बोर्ड इज द फुल पावर। तो एक तो ये चेंजिंग है, एक तो ये भी पूछता है किसके पावर में है, दूसरा ये पूछता है कि जैसे इससे आप वेरिएशन आगे बढ़ाइएगा पैसा थोड़ा कम देते हैं हम, दो ही चेंजिंग है, ध्यान रखेंगे। 100% जो पैसा उसका है वो देते हैं, कम किए तो 98% पहली बार में, दूसरी बार में 96% तक जाते हैं। तो आपके पास क्या क्या चेंजिंग है, एक तो नॉर्मल वर्क है तो 100% पैसा
दीजिएगा 125% तक वेरिएशन के लिए 100% ही पैसा आप देते हैं। 25% वेरिएशन अगर आपका काम में हुआ है तो कोई पैसा कॉन्ट्रैक्टर का नहीं काटते। बट उससे लेके 50 तक जाइएगा, यानी लेस देन 50% तक जाइएगा 25 से, तो दैट इज आपको आप 98% देते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एग्रीमेंट का था 2% पैसा काट लेते हैं, क्योंकि आपका मैंने एग्जीक्यूशन वर्क बढ़ा दिया है। और इससे भी ऊपर जाइएगा लेस देन 100%, तो आप 96% पैसा लेते हैं, यानी 4% पैसा आप काट लेते हैं। उसी को मैंने यहाँ पे वर्ड में लिख दिया है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस मेरे नजर में भी आ रहा है और बहुत जगह पूछा भी है। तो द कॉन्ट्रैक्टर shall be bound to carry out the work and the agreement shall not be entitled to any claim or any compensation whatsoever up to the limit of 50% variation in quantities of individual item of works, either execution हो या सप्लाई हो। 25% अगर वेरिएशन होता है तो रेट के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ना वो अधिक मांगेगा ना हम कम देंगे। अगर 25 से ऊपर जाते हैं, इन एक्सेस ऑफ 125% अप टू 140% ऑफ द एग्रीमेंट क्वांटिटी of concerned item shall be paid 98%. 98% of the rate awarded। मैं थोड़ा गलत बोल दिया, सॉरी। 150 तक नहीं, 140 तक, 125 से 140 तक 98% of the rate awarded, और 140 से 150 तक 96% of the rate awarded। ठीक है, 96% of the rate awarded। 125 से 140 तक जाइएगा तो 98% पैसा देते हैं, और 140 से 150 तक 96%। बट कुछ केस में बियॉन्ड 150% भी जाते हैं, जिसको बोला जाता है कि अवॉइड करिए, 150% से ऊपर वेरिएशन जाने का कोशिश नहीं करिए, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ जीएल। डीआरएम का पावर यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो नॉर्मल टेंडर हम लोग का 150% वेरिएशन तक चली जाती है, इसके ऊपर नहीं जाता, क्योंकि फिर जोनल का मामला है। लेकिन अगर गया तो रेट इज द 96%। फर्स्ट तो है, इसको अवॉइड किया जाना है, लेकिन अगर चला गया तो 96% ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका पैसा दिया जाता है। ये तीन चीज ध्यान रखेंगे, 125% तक नो चेंज, 125 से 140% 98%, 140 से 150 96%, और 125 तक जो पावर है वो टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का, अगर सीनियर डीएसटी है तो सीनियर डीएसटी, 125 से 150% तक डीआरएम का यानी एसएजी का, और 150 से एबव जाइएगा तो जीएम का, और 100% अगर 100% वेरिएशन जाइएगा तो रेलवे बोर्ड का। सवाल तो पूछते हैं, इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें। सर तो ये यदि मेरा वेरिएशन 50% से एबव होता है तो टोटल वैल्यू में वेरिएशन जब होगा तब जीएम के पास जाएगा, या जैसे टेंडर में बहुत सारा शेड्यूल निकलता है सर आइटम करके, यदि किसी में 100% हो रहा है, किसी में 25% हो रहा है, दो चीजें हैं, देखिए तो मैं उस केस में क्या होगा सर? बता देता हूँ। आपके पास जो टेंडर के क्वांटिटीज है एग्जीक्यूशन और सप्लाई का, वो दो पार्ट में बटा होता है। एक पार्ट होता है मेजर और एक पार्ट होता है माइनर। दोनों के अलग अलग नियम है। तो सबसे पहली बात है कि माइनर पार्ट बोलते किसको है, व्हाट इज द माइनर पार्ट? जिस वैल्यू एग्जीक्यूशन या सप्लाई का वैल्यू आपके एग्रीमेंट कैसे 1 करोड़ का कोई एग्रीमेंट है, इसका 1% होता है 1 लाख रुपया। अगर कोई आइटम ऐसा है जिसका दाम 1% से कम है, वैल्यू इज लेस देन 1% ऑफ टोटल ओरिजिनल वैल्यू, तो उसको हम माइनर वैल्यू आइटम बोलते हैं। उसको हम माइनर वैल्यू आइटम बोलते हैं। और उसमें 100% तक वेरिएशन आपका टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कर सकता है, जो 25% होता है अदर आइटम में। तो पहले तो यह है कि जो माइनर वैल्यू आइटम उसमें 100% वेरिएशन आपके जो टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वो कर सकता है, उसमें कोई पैसा चेंजिंग नहीं आता है, मतलब 100% वैल्यू मिलता है फॉर माइनर वैल्यू आइटम। माइनर वैल्यू आइटम किसको बोलते हैं? जो आपके टेंडर कॉस्ट का जिसका दाम जैसे अर्थिंग है, और हमने वहां पे 2 करोड़ के टेंडर में टोटल अर्थिंग का कॉस्ट 1.5 लाख रुपया रखा है, तो अगर सीनियर डीएसटी का टेंडर है
तो सीनियर डीएसटी उससे 3 लाख का अर्थिंग करा सकता है और किसी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, यानी कि 100% वेरिएशन हो सकती है माइनर वैल्यू आइटम में। नेक्स्ट अगर उससे भी जाता है 100 बट अप टू 200% ऑफ द एग्रीमेंट, तो 98% पे करेगा। सर 2% इसमें मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी सर जो वेरिएशन की बात कर रहे हैं हम 125%, तो वो सर अमाउंट में तो समझ में आ रहा है, क्या टाइम ड्यूरेशन में भी क्या सेम है, सेम नहीं, कंडीशन? टाइम ड्यूरेशन फिर अलग से मिलती है, वो एक्सटेंशन ऑफ द वर्क होता है। टाइम एक्सटेंशन इज डिफरेंट चीज और मटेरियल वेरिएशन इज द डिफरेंट चीज। टाइम एक्सटेंशन जो है दो तरीके से दिया जाता है, विथ एलडी और विदाउट एलडी। एलडी होता है शायद लिक्विडेशन डैमेज, ऐसा करके बोला जाता है कि अगर आपके समय लगने के कारण इतना समय मेरा बर्बाद होगा तो इसके लिए आपसे ये डैमेज लेंगे, पर इसकी रेट अलग है। वो मैंने पीछे कहीं लिखा था, ध्यान आप लोगों को होगा, जहां हम लोग चर्चा किए थे, पक्का याद एक्यूरेट मुझे भी नहीं है। उसमें समय के हिसाब से इतने दिन के लिए इतना पैसा, इतने दिन के लिए इतना पैसा, वो लिक्विडेशन डैमेज अलग है। चार्ट में देख लीजिएगा, ये तो मैं स्लाइड शेयर किया हूंगा तो उसमें देख लीजिएगा। तो ये अलग चीजें हैं। दिस इज फॉर टाइम, 30 दिन अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। 30 अप्रैल को खत्म हो रहा था, वो 3 महीने का चाहिए उसको टाइम एक्सटेंशन कि हम काम पूरा कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू हिज परफॉर्मेंस टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको एक्सटेंशन दे सकता है विथ एलडी और विदाउट एलडी। दैट इज नॉट मैंडेटरी कि उसको एलडी लगाना ही लगाना है, वो उसके परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है। बट ये जो क्वांटिटी या एक्सक्यूशन वेरिएशन है ये पैसे का है, मटेरियल है पैसा। तो मटेरियल अगर वेरिएशन आपने 25% किया, दैट इज वेरिएशन ऑन मटेरियल, तो मटेरियल में आप सप्लाई एंड एक्सक्यूशन दोनों कर सकते हैं। अगर सप्लाई एंड एक्सक्यूशन का वेरिएशन किए, इसका मतलब है कि पैसा वेरिएशन हो गया, क्योंकि वो फ्री तो कोई काम करेगा नहीं। पैसा जो वेरिएशन हुआ अब वो रेलवे किस हिसाब से देगी, दैट इज 96 और 98%। ओके, अगर मैं आपको क्वेश्चन समझ पाया होऊंगा तो। नहीं ठीक है सर, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो टाइम वाला भी शायद 25% ही होता है। नहीं, वो देख लेते हैं, अपने लिस्ट था टाइम की अलग से पैसा लिया जाता है, दैट इज एलडी, उसको बोलते हैं नहीं। लिक्विडेशन डैमेज। हाँ, लिक्विडेशन डैमेज। और वो एक्सटेंशन विदाउट एलडी और विथ एलडी दिया जा सकता है, एलडी की रेट अलग अलग है, ठीक है, वो ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर पैसे के हिसाब पे वो अलग रेट है। और ये रेट वो एलडी आप कॉन्ट्रैक्टर का काटते हैं, इतना पैसा कट गया, वो पेनल्टीज है। और ये जो है आपने उसको काम बढ़ा दिया तो थोड़ा पैसा कम कर दिया। मुझे 100 आइटम सप्लाई लेना था, आप बोले कि नहीं 150 जूता लेंगे, तो भैया देखो 100 जूते का दाम हम 150 रुपया करके दे रहे थे, बट 50 जूता जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 25 तक तो ठीक है, बट उसके बाद जो 25 लेंगे 150 में 2% कम कर देंगे, यानी कि 3 रुपए को 147 के रेट से देंगे। ये पहले ही आपके टर्म्स में जीसीसी में क्लियर कट है, जो टेंडर को मानना ही मानना है, ऐसा नहीं कि नहीं मानना है। जैसे एक रेट कॉन्ट्रैक्ट टेंडर होता है, आपको ध्यान में होगा, पढ़े होंगे, जिसको हम लोग रेट कॉन्ट्रैक्ट टेंडर बोलते हैं। उसमें एग्रीमेंट ये होती है कि ये सामान 5 सालों तक या 4 सालों तक इस रेट में आपको सप्लाई देना है, तो उस 4 साल में वो रेट नहीं बढ़ा सकता है, वो रेट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। मार्केट में इन्फ्लेशन हो भी गया फिर भी उसको उसी रेट में देना। सीमेंट अगर 470 के बोरे पे बात हुई है तो अगले 5 साल तक उसको 470 के बोरे पे सीमेंट देता रहेगा, चाहे कितना भी क्वांटिटी रेल को चाहिए, तो उसको रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ चीजें चलती रहती है। चलिए, पढ़ते पढ़ाते मुझे भी धीरे धीरे आते जा रहा है, मैं तो टेंडर वेंडर तो कभी काम किया नहीं है, जो भी हो। तो क्वांटिटीज ऑपरेटेड एक्सेस, अगर माइनर वैल्यू में 100 से भी ऊपर चले गए 200 तक, तो 98% उसका पैसा मिलता है, लेकिन 200 से भी बियॉन्ड चले गए तो 96% पैसा मिलेगा। और ये जो वेरिएशन है माइनर वैल्यू का, ये किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो है उसके अंदर की चीजें हैं। तो माइनर वैल्यू आइटम पे बहुत नहीं सोचना है, जो मेजर वैल्यू आइटम है उस पे रेंज सर तो इसमें सर यदि एबव 100% भी हो गया या 200% भी हो गया तो भी हमको जरूरत नहीं है ऊपर। नहीं, जीसीसी में कहीं नहीं लिखा है, जीसीसी में कहीं अथॉरिटी मतलब वो कर सकते हैं, वो जीसीसी में कहीं नहीं लिखा है कि इसके एबव जाएगा तो आपसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, कहीं नहीं लिखा है, दैट मींस नहीं लेना है। लेकिन अगर मेजर वैल्यू आइटम में जाइएगा तो 25% में नहीं लेना है, 25 से ऊपर जाएगा तो पावर दिया हुआ है
कि 25 से 150 तक एसएजी से अप्रूवल लेना है, 150 से ऊपर जीएम का अप्रूवल चाहिए, और जीएम की भी पावर है लेस देन 100% वेरिएशन रेलवे बोर्ड की पावर है, वो क्लियर कट लिखा हुआ है। लेकिन माइनर वैल्यू आइटम में नेवर, कहीं कुछ नहीं है, दैट मींस कि पूरा का पूरा पावर टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का है, माइनर वैल्यू आइटम में वो चेंज कर सकता है, ठीक है। एक चीज और है कि जो चेंज आते हैं पैसा में, ठीक है, जो पैसा में चेंज आता है सप्लाई एंड एक्सक्यूशन में, उसमें हमारा एक वर्क आता है जो कंक्रीट वर्क है, दैट इज द फाउंडेशन वर्क। लोकेशन फाउंडेशन, सिग्नल फाउंडेशन, ग्रेसेंटी की बात करें, चाहे कितना भी वेरिएशन हो जाए, नो वेरिएशन लिमिट shall apply and work shall be carried out by the contractor on agreed rate respectively any variation। जो फाउंडेशन हमारे कंक्रीट का हिसाब किताब तो लगाया कि 500 सीएफटी का कंक्रीट यूज होना है, बट उतना में नहीं हो पा रहा है एज पर कंडीशन, उसको 1500 सीएफटी कंक्रीट की यूज पड़ गई। तो फाउंडेशन वर्क के लिए किसी भी प्रकार का कितना वेरिएशन होना है, ये टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का पावर है, इसलिए उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। जितना भी काम करेगा वो सारा पैसा उसको सेम एग्रीमेंट रेट में मिल जाएगा, यानी उसमें कोई पैसा में वेरिएशन नहीं और मटेरियल वेरिएशन की भी जरूरत नहीं है। फाउंडेशन वर्क ओनली, दैट इज द एक्सेप्शन। फाउंडेशन वर्क में नो वेरिएशन लिमिट shall apply and the work shall be carried out by the contractor on agreed rate irrespective of any variation। ठीक है, तो कितना भी चेंज हो गया, 200% 300% काम करना पड़ा, पैसा उसको उतना ही मिलेगा, कुछ नहीं कटेगा ना बढ़ेगा, ये ध्यान रखें। कॉन्सिलिएशन ऑफ डिस्प्यूट होता है, कॉन्ट्रैक्टर का और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का झगड़ा होते रहता है, बहुत बार पेमेंट को लेके, बहुत बार वर्क को लेके, तो कुछ नियम है। लास्ट तो आर्बिट्रेशन में जाने का भी पावर है, बट उसके पहले कोशिश की जाती है कोर्ट वोट में जाने से पहले, भाई यही लेवल में निपटा लो, सीनियर डीएसटी से झगड़ा है, डीआरएम से निपटा लो, डीआरएम से नहीं हो रहा है जीएम से निपटा लो, लेकिन यहीं पे निपटा लो, तो उसकी कुछ पावर है, दैट इज क्वेश्चन पर्पस। Or dispute and differences of any kind shall be referred by the contractor to the chief engineer। chief engineer मतलब आपके PHOD, ठीक है, क्योंकि सिविल की बातें आती है इसलिए नाम हो गया chief engineer, to the PHOD और DRM, divisional railway manager, जो आपके यहाँ पे डिवीजन में है, through notice of dispute, लिख के देगा कि हमारे पास में आपके यहाँ जो काम करने आए उसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशंस है कि नो सच नोटिस शैल बी सर्व्ड लेटर देन 30 days आफ्टर द इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द इंजीनियर। किसी भी टेंडर कॉन्ट्रैक्ट को लेके बीच में भी कर सकता है अगर कोई इशू है तो, लेकिन अगर उस टेंडर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, इशू कर दिया गया बाय द साइट इंजीनियर यानी बाय द सीनियर डीएसटी, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो वो उसके 30 डेज के भीतर अपील कर सकता है। अपील इज द नोटिस ऑफ डिस्प्यूट टू द पीएचओडी और डीआरएम। हमारे पीसीएसटी के पास भी जा सकता है या डीआरएम के पास। shall be referred by the contractor to the GM and GM shall within 120 days after receipt of the contractor report make a decision to the matter। और डीआरएम चीफ इंजीनियर उसको नहीं सुलझा पाता तो 120 दिन के अंदर जीएम को करना है और जीएम फिर उसको जो भी हो सुलझाएगा। जब भी सुलझाएगा तो दैट इज द कंडीशंस। और अगर वहां से भी नहीं सुलझता है तो फिर आर्बिट्रेशन के लिए डिमांड करता है, वहां भैया आर्बिट्रेशन में चले जाए। तो दिस इज द कंडीशंस ऑफ योर टेंडर कमिटी फाइनेंस, जो भी चीजें थी ऑलमोस्ट। और एक चीज इसमें और बातें आती है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अपना काम समय से पहले पूरा कर ले तो इसमें बोनस का भी प्रावधान है। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि वो टेंडर मोर देन 20 करोड़, छोटे मोटे टेंडर में नहीं है, कुछ बड़ा का कंडीशंस है मोर देन 20 करोड़। जैसे 2 पैकेट सिस्टम मोर देन 10 करोड़ है, वैसे ही बोनस जो किसी अर्ली कंपटीशन का है, कंपटीशन का है, उसमें है कि पहले वो टेंडर 20 करोड़ से ऊपर का होना है। ओरिजिनल पीरियड ऑफ कंपटीशन इज 12 मंथ, 1 साल के अंदर पूरा करना था कोई 20 करोड़ के काम को। कॉन्ट्रैक्टर क्या किया, उस वर्क को
30 दिन में, मतलब 30 दिन पहले खत्म कर दिया 30 डेज, तो उसको 1% का बोनस मिलेगा। लेकिन उसमें एक कहानी और है, देयर इज नो रिडक्शन ऑफ ओरिजिनल स्कोप मोर देन 10%। कि 20 करोड़ का काम कम से कम उसको 90% से एबव काम करना है, यानी 18 करोड़ से ऊपर का काम करना है। और ये अगर 12 महीने की जगह वो 30 दिन पहले 11 महीने में कर दिया, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 1% उसको बोनस के तौर पे अवार्ड दिया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन। और ये जो बोनस है ये मैक्सिमम 3% दिया जाता है, यानी एवरी 30 डेज के लिए 1%, तो 3% यानी 90 दिन पहले खत्म कर दिया तो 3% तक दिया जा सकता है। बट अगर 180 दिन पहले भी खत्म कर दिया तो 3% से अधिक नहीं दे सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन कि बोनस पूछा नहीं अभी तक कभी बात, बट सामने आया तो मैंने लिख लिया, तो पूछ तो सकता ही है कि टेंडर में बोनस का भी प्रोविजन है। बट 3 सवाल, एक तो 20 करोड़ से ऊपर का टेंडर होना है, दूसरा 20 करोड़ के टेंडर में 90% से एबव वर्क होना है, यानी 10% से ज्यादा का कम काम नहीं होना है। दूसरा 30 डेज बिफोर के लिए उसको 1% का बोनस मिलेगा, और मैक्सिमम बोनस इज द 3% ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो 4-5 टाइप के सवाल हैं, जरूरत पड़ने पे एक आध पूछ भी सकता है। और इसके साथ ही फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो टॉपिक मेरे समझ में आया कि 10 क्वेश्चन पूछा जा सकता है टुडे कंप्लीट। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे स्टेब्लिशमेंट मैटर पे, लीव रूल है, पास रूल है, अलाउंसेस है, इन सब चीजों पे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं शेयर करूंगा। सर एक क्वेश्चन पूछना सर। चाह रहा था सर। हाँ सर बोलिए। पीएचओडी और एचओडी में क्या डिफरेंस है? जैसे सीएसटी, पहले हम लोग सबको एचओडी ही बोलते थे, पहले हमारा सीएसटी ही होता था, पीसीएसटी वर्ड नहीं आता था। तो हमें लगता है कुछ समय बाद, मतलब ये कुछ समय पहले की बात होगी, जो इन सब के साथ में पी जोड़ दिया गया, यानी हमारे एचओडी में जिनके पास फुल पावर है। नहीं सर, हेड ऑफ अभी द एक क्वेश्चन आया है, हाँ, अभी एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन मुझे अभी याद नहीं आ रहा लेटेस्ट। बोलिए। उसमें दोनों ऑप्शन है, पीएचओडी और एचओडी। मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, मैं आपको मैं समझ भेजूंगा रहा हूँ, लिंक। मैं समझ रहा हूँ, एक क्वेश्चन था कि किसके लेवल की ये चीजें हैं, ठीक है। तो उसमें शायद डीआरएम आपका सवाल आंसर था, वो वेरिएशन वाला नहीं ही सर, है एचओडी 40%। अच्छा, मतलब एचओडी था। अभी अभी जो एक वो मिला है, मतलब आंसर एक मिला है, तो उसमें एचओडी लिखा हुआ है। तो हु इज द तो एचओडी? अब एचओडी मुझे लगता है सीनियर डीएसटी को बोलते हैं, आपके डिवीजन के जो नहीं हेड सर, हैं। नहीं उसको ब्रांच ऑफिसर बोलते हैं सर। ब्रांच ऑफिसर बोलते सर हैं, फिर एचओडी, एचओडी किसको बोलते हैं? सवाल तो आपका मेरे लिए भी कठिन हो गया, क्योंकि हाँ सर, पीसीएसटी इज द पीएचओडी। जी। सर एसएजी को बोलते हैं एचओडी और एचएजी को बोलते हैं पीएचओडी। तो एसएजी को अगर एचओडी बोलते हैं तो आपका सर सीएससी हुआ एचओडी, ठीक है। चीफ सिग्नल इंजीनियर जो है आपका सीएससी, एसएजी लेवल होता है, ही वाज द एचओडी। तो किसका एचओडी, कौन से सर जैसे डिपार्टमेंट का एचओडी? हमारे यहाँ तो सर यही सिस्टम है कि जितने एचओडी हैं सब एसएजी रैंक के होते हैं, हाँ, और पीएचओडी जितने होते हैं एचएजी रैंक के होते और हैं। वो तो पीसी, वो तो मैं जान ही रहा हूँ, पीसीएसटी इज द पीएचओडी, हम्म ही वाज द और पीएचओडी। जितने सीनियर डीएसटी लेवल के होते हैं, मतलब एसजी ग्रेड के जितने होते हैं, हाँ, जेएजी, वो जेएजी डिपार्टमेंट एसजी, मतलब नहीं जे हाँ एसजी रैंक के जितने होते हैं, जेएजी एसजी दोनों के लिए ये वो सब सीनियर डीएसटी। एसजी रैंक जो होता है ये हमारा सीनियर डीएसटी रैंक है। हाँ, इसको ब्रांच ऑफिसर बोलते हैं, बीओज बोलते हैं, यस सर। बीओज, ऑल द बीओज, बीओज एचओडी पीएचओडी। मुझे लगता था कि वो डिवीजन में जो बीओज हैं, ही वाज द एचओडी ऑफ द डिवीजन। नहीं सर, एसएनटी का एचओडी डिवीजन में कौन हुआ? बीओजी हुआ। बट जो भी हो, ये वर्ड आता है, एक सवाल जो बलराम सर बोल रहे हैं मैंने भी कहीं देखा, बट एसओपी में एचओडी का नाम जो है वो पीएचओडी के साथ ही जोड़ता है। अगर एसओपी में आप आएंगे, मैं एसओपी का कुछ पढ़ना था ना हमारे पास, एचओडी, पीएचओडी, सीएचओडी, हु इज द सीएचओडी?
पीएचओडी के बाद सीएचओडी, हु इज द सीएचओडी? एचओडी तो ठीक है, एसएजी, पीएचओडी, एचएजी, हु इज द सीएचओडी? हमें लगता है, देखिए डिपार्टमेंट वाइज, जगह वाइज ये थोड़े से बट जाते हैं, क्लियर कट डिफरेंट नहीं कर पा रहा हूं, बट ये थोड़े बट जाते हैं। प्रिंसिपल सीएसटी को पीएचओडी दे दिया गया, और एचओडी, सीएचओडी ये कुछ कुछ जगह पे बांटा जाता होगा अपने से, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, एसएमटी में, एसएजी लेवल, एचएजी लेवल के हिसाब से। अब थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है हमारे पास भी। सर मतलब मैं सिर्फ क्वेश्चन इसलिए राइज किया हूँ कि ये अगर फिर आ गया तो फिर एक क्वेश्चन का इशू, एक क्वेश्चन का इशू बनेगा। मैं समझ रहा हूँ बात, बट ये पीएचओडी, सीएचओडी थोड़ा सा क्लियर कट कहीं लिखा हुआ मिलेगा किसको देते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि इजी सिंपल प्रैक्टिकल वे में तो समझ रहे हैं किसको बोलेंगे, बट वहां पे थियोरेटिकल वे में थोड़ी सी कंफ्यूजेबल है। पीएचओडी क्लियर है, एसएजी जेएजी लेवल में आएंगे तो क्लियर है, बट ये डेजिग्नेशन के हिसाब से अब सीएससी है, सीएससी एसएजी लेवल में आते हैं, अगर वो एचओडी है तो उनके पास कुछ पावर तो है नहीं फाइनेंशियल, तो सीएचओडी तो वो हुए नहीं। हमें लगता है पीएचओडी सीएचओडी एक ही लेवल होता होगा एचएजी। मेरे नजर में जहां तक है, फाइनेंशियल पावर हमारे पास किसके पास है? पीएचओडी के पास और बीओज के पास। एसएजी ओनली अप्रूविंग अथॉरिटी है, क्योंकि एसएजी के लेवल में डीआरएम भी आ जाते हैं, डीआरएम पीएचओडी भी बनता है, एसएजी भी बनता है, तो मतलब एचएजी और एसएजी दोनों लेवल को डीआरएम की पोस्ट मिल जाती है, तो उनकी पावर में आ जाता है। तो दैट इज सिंपल वे, उसमें विशेष नहीं आई थिंक क्या सर एसएजी सर डीआरएम नहीं, एसएजी सर ए डीआरएम होते हैं। देखिए आप थियोरेटिकल कहीं ऐसा है नहीं लिखा हुआ, इसलिए विशेष एक दिन और इस पे हम डिस्कस किए थे, विशेष नहीं करेंगे। जो प्रैक्टिकल हमने देखा, हमारे यहाँ से सीनियर डीएसटी निकल के गए, मान के चलिए ये तो जेएजी थे या एसजी, यहाँ से निकल के चले गए डिवीजन में, देयर वर सीएससी यानी एसएजी, कुछ दिनों बाद देखेंगे सेम पर्सन आपके यहाँ डीआरएम बन के आ गया। सीनियर डीएसटी थे, एसजी में डिवीजन जोनल गए, आपके यहाँ एडीआरएम बन के आया हुआ है, ठीक है। ये सीएससी यहाँ से निकल के गए, मतलब डीआरएम आपके यहाँ से ट्रांसफर होके गए और किसी और जोन में जाके सीएससी बने हुए हैं, वहां से निकल के आए, आपके यहाँ सीएसटी कौन हो गए, तो दैट मीन्स प्रैक्टिकली देखिए तो घूमता है। अभी हमारे यहाँ जो 3 साल पहले डीआरएम थे, वो यहाँ से चले गए, कहाँ गए थे बिहार में नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, वो इलेक्ट्रिकल में कुछ इलेक्ट्रिकल कौन या ऐसे कुछ करके थे, अभी लौट के आए तो पीसीडब्ल्यू बने हुए फिर हमारे यहाँ, तो दैट मीन्स चेंजिंग आती है। और हमारे यहाँ जो सीएससी थे वो उठ के आए थे, यहाँ डीआरएम बने, यहाँ से निकल के गए तो पीसीएसटी बने, तो थोड़े से कंफ्यूजन है कि किस लेवल पे कितना मिलना है, बट वो पूछता नहीं है हम लोगों को, उसके ऊपर आना नहीं है। चलिए वो क्या बोलते हैं, उसका मैटर है, स्टाफ मैटर है, जिसमें उनके प्रमोशनल लेवल है, हम लोगों में जिनका हो जाएगा उसके बाद पता चल जाएगा उन चीज के बारे में। दैट इज नॉट क्वेश्चन मैटर। अभी जो क्वेश्चन मैटर है इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि उस पर क्लियर कट ज्ञान है हमारे पास भी नहीं।
शुभ रात्रि आज के लिए सबको।